दोस्तों कुछ बेसिक से सवाल पूछता हूँ। क्या आप जानते हैं कि तांबे के बर्तनों को हरे रंग का ये जंग क्यों लगता है? या फिर क्या ये जानते हैं कि मिर्च खाकर हमारे कानों से धुआं क्यों निकलने लगता है? अच्छा ये नहीं तो क्या इसका कोई आइडिया है कि सोने और चांदी का रेट घटता बढ़ता कैसे है? अगर नहीं तो पहुंचे हैं एकदम सही जगह पर, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में रूबरू करवाऊंगा कुछ ऐसे बेसिक लेकिन जरूरी फैक्ट्स हैं जिन्हें जानकर आप भी कहेंगे कि यार ये तो पहले पता होने चाहिए थे। तो बांध लीजिए अपनी अपनी कमर पेटियां एक बार फिर। मैं हूं आपका सारथी अमन, जो लेकर चलूंगा आपको एक और फैसिनेटिंग और एंटरटेनिंग यात्रा पर इन दिस ब्रांड न्यू एपिसोड। Factified. Facts on your face. फैक्ट नंबर 1, तांबे का कोई भी पुराना बर्तन उठाकर देख लो, उस पर यह हरा सा रंग जमा हो जाता है, जो और कुछ नहीं इस मेटल को लगने वाला जंग ही है। ये तो आप भी जानते होंगे, लेकिन ये लोहे पर लगने वाले जंग से अलग कैसे है और इसका रंग हरा क्यों होता है? इसका जवाब ज्यादातर लोगों के पास नहीं होगा। तो दोस्तों जैसा कि सभी जानते हैं कि लोहे पर जंग तब लगता है जब उसकी बाहर वाली लेयर एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके नारंगी रंग की ये परत सी बना लेती है। ये और कुछ नहीं आयरन ऑक्साइड होता है, यानी कि Fe2O3। लेकिन याद रखें कि जंग सिर्फ लोहे से बने मटेरियल में ही लग सकता है, जो कोरोजन का एक टाइप है। वहीं तांबे के बर्तन के लंबे इस्तेमाल के बाद उस पर भी हरे रंग की एक कोरोसिव लेयर जरूर बन जाती है, लेकिन उसे जंग नहीं कोरोजन कहेंगे, क्योंकि जैसा कि हमने अभी समझा कि जंग सिर्फ लोहे को लगता है। तांबा उन कुछ पहले प्योर मेटल्स में आता है जिनका इस्तेमाल मानव जाति शुरुआत से करती आ रही है। तो होता क्या है कि हवा और नमी के कांटेक्ट पर आने पर तांबे पर सिर्फ कॉपर ऑक्साइड की ही लेयर नहीं बनती, बल्कि आगे चलकर कॉपर ऑक्साइड की ये ब्लैक लेयर कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके बनाती है कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड जैसे कंपाउंड्स, जिनके संपर्क में आते ही कॉपर ऑक्साइड की लेयर हरे रंग में बदल जाती है। इस कोरोसिव लेयर को पटीना कहते हैं, जो तांबे के बर्तन को सड़ाने का नहीं बल्कि उसकी लाइफ बढ़ाने का काम करती है। वो ऐसे कि ये लेयर अंदर के कॉपर और बाहरी एटमॉस्फेयर के बीच एक अवरोधक का काम करती है, जिससे बाकी का मेटल डैमेज नहीं होता। पटीना की ये लेयर धीरे धीरे कई सालों में जब कमजोर पड़ जाती है, तब जाकर बाकी का तांबा एक्सपोज होता है। खैर खुला तांबा हरा हो जाता है। इसका जीता जागता सबूत है न्यूयॉर्क का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जिसका रंग हरा नहीं था बल्कि ये कॉपर से बनी है, और इसीलिए दशकों से हवा और मॉइस्चर से रिएक्ट करके अब पूरी तरह से हरे पैटीना से ढक चुकी है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ज्यादा मिर्च खाने पर चेहरा लाल क्यों हो जाता है या फिर हमें पसीना क्यों आने लगता है, जबकि बाकी कोई भी फ्लेवर हमें ऐसी बेचैनी वाली सेंसेशन नहीं दे पाता जैसा मिर्च देती है? नहीं जानते तो इसका जवाब है इन चिलीज में मौजूद कैप्सेसिन नाम का एक ऑयली कंपाउंड, जो मिर्च को तीखा ही नहीं बनाता बल्कि हमारे दिमाग को धोखा देने का काम भी करता है। तो होता क्या है कि जब भी हम मिर्च खाते हैं तब उसमें मौजूद ये कैप्साइसिन हमारी जीभ और गले में जो पेन रिसेप्टर्स होते हैं उन पर चिपक जाता है। इन रिसेप्टर्स का वैसे तो असल में काम होता है गर्म चीजों को डिटेक्ट करना, ताकि हम अपना मुंह जला ना ले, लेकिन कैप्साइसिन क्या करता है कि इन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देता है, जो दिमाग को सिग्नल भेजते हैं कि भाई आग लग गई है, कुछ करो। इसी का रिजल्ट होता है जो हमें मुंह में जलन होती है, पसीना आने लगता है और आंखों से पानी तक निकल आता है, जो और कुछ नहीं हीट को कंट्रोल करने की ही मेजर्स हैं, जबकि असल में कोई हीट होती नहीं, बस एक इल्यूजन होता है जो हमारा दिमाग पकड़ नहीं पाता। पक्षियों की जीभ में ये पेन रिसेप्टर्स नहीं होते, इसीलिए तोता बिना किसी परेशानी के मिर्च खा लेता है, फिर चाहे वो कितनी ही तीखी क्यों ना हो। एवोल्यूशन में इसकी एक एक्सप्लेनेशन ये दी जाती है कि चूंकि मैमल्स मिर्च के ये बीज खाकर डिस्ट्रॉय ही कर देते, इसीलिए प्लांट ने उनके लिए ऐसे केमिकल्स बनाए कि उन्हें मिर्च लगे, जबकि पक्षी उनके बीज निगलकर दूर दूर तक पहुंचाने का काम करते हैं, इसीलिए उन्हें ये केमिकल परेशान नहीं करते। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों आपने भी सुना होगा कि सोना कल 65,000 था और आज 66,000 पहुंच गया, लेकिन क्या जानते हैं कि ये रेट ऊपर नीचे जाता कैसे है? अगर नहीं तो बता दूं कि सोने चांदी का ये भाव कुछ ज्वेलर्स बैठकर डिसाइड नहीं करते, बल्कि इसका रोजाना एक इंटरनेशनल रेट निकलता है, जो डिसाइड करते हैं लंदन बुलियन मार्केट या फिर कॉमिक्स जैसे गोल्ड एक्सचेंज इंस्टीट्यूशंस। अब दोस्तों सोना हो या चांदी, ये वैल्यूएबल प्रेशियस मेटल्स हैं और कमोडिटीज में आते हैं, और इसीलिए इनका इंटरनेशनल रेट भी डॉलर्स में निकाला जाता है। ये किसी देश में कितना सस्ता या फिर महंगा होगा, ये कई रीजनल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे डिमांड, सप्लाई, इन्फ्लेशन, करेंसी और जियोपॉलिटिकल इवेंट्स। बात स्पेसिफिकली इंडिया की करें तो चूंकि गोल्ड के इंटरनेशनल प्राइसेस डॉलर्स में निकाले जाते हैं, तो अगर भारत की करेंसी डॉलर के सामने मजबूत होती तो सोना यहाँ सस्ता होता, लेकिन डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर है, तो जाहिर है यहाँ इसके प्राइसेस ज्यादा हैं। इसके बाद लगती है इंपोर्ट ड्यूटी और जीएसटी जैसे टैक्सेस, जो इस सोने को और महंगा कर देते हैं। दुबई में ये टैक्सेस कम है, तभी वहाँ सोना सस्ता है।
फिर गहने बनवाने पर ज्वेलर के मेकिंग चार्जेस भी जुड़ते हैं, जो आम आदमी के माथे पर पसीना लाने के लिए काफी होते हैं। इसके अलावा दिवाली और शादी के सीजन में सोने की डिमांड बढ़ जाती है, जो इसके प्राइसेस को और ऊपर ले जाती है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखकर हर मंडे टू फ्राइडे सुबह 9 बजे इंडियन बुलियन और ज्वेलर्स एसोसिएशन देश में सोने और चांदी के भाव डिक्लेयर करते हैं, जिसे ओपनिंग रेट कहा जाता है। और फिर मार्केट बंद होने के टाइम इनका एक क्लोजिंग रेट भी आता है और कुछ इस तरह डिसाइड होता है सोने और चांदी का डेली भाव। तो क्या समझे? फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अफगानिस्तान की करेंसी भारत से भी ज्यादा मजबूत है? जी हाँ, हैरानी होती है जानकर कि दुनिया के एक सबसे गरीब और अनस्टेबल मुल्क अफगानिस्तान की करेंसी ने पाकिस्तान और इंडियन करेंसी को भी आउट परफॉर्म कर दिया है। एक अफगानी इस वीडियो के बनने तक ₹1.32 का है, यानी कि जहां $1 में 87-88 रुपए होते हैं, वहीं $1 सिर्फ 66 अफगानी के बराबर है। और कयास लगाए जा रहे हैं कि ये अभी और मजबूत होगा। इसका सबसे बड़ा कारण है तालिबान के 2021 में सत्ता में लौटने के बाद यहाँ इम्पोज की गई स्ट्रिक्ट करेंसी कंट्रोल पॉलिसीज। दोस्तों, बता दूं कि तालिबान रिजीम ने अफगानिस्तान में US डॉलर्स और पाकिस्तानी रुपीस के इस्तेमाल पर कंप्लीट बैन लगा दिया है, जिससे यहाँ होने वाली लगभग सभी ट्रांजैक्शंस अब अफगानी में ही हो रही हैं। अब जब किसी देश में लोकल करेंसी की इस तरह से डिमांड बढ़ती है और फॉरेन करेंसी सर्कुलेशन से कम हो जाती है, तब उस देश की लोकल करेंसी का मजबूत होना लाजमी है। अब दोस्तों, आप कहेंगे कि हम भी ऐसा करके रुपया मजबूत क्यों नहीं कर लेते? बता दूं कि करेंसी स्टेबल रखने की ये तरकीब अफगानिस्तान जैसे किसी छोटे आइसोलेटेड देश के काम तो आ सकती है, लेकिन भारत जैसे देश की करेंसी जो ग्लोबल इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन से डायरेक्टली अफेक्ट होती है, उसके साथ ऐसा नहीं किया जा सकता। इससे हमें उल्टा नुकसान झेलना पड़ेगा। साथ ही दोस्तों, अफगानिस्तान की करेंसी पेपर्स पर भले ही मजबूत होती दिख रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि इस देश की एक बड़ी आबादी आज भी बहुत गरीबी में जी रही है। यहाँ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी न के बराबर है और इस सीवियर ह्यूमन राइट कंसर्न्स के बारे में तो कौन नहीं जानता। इसीलिए अफगानी का मजबूत होना इस देश की आर्थिक खुशहाली का प्रतीक कम, बल्कि आइसोलेशन और टाइट फाइनेंशियल कंट्रोल का बाय प्रोडक्ट ज्यादा लगता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? नीचे अपनी राय जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 5। मिस्टर वू नाम का ये चाइनीज डैड अपने 2 बच्चों 8 साल के बेटे और 10 साल की बेटी को 800 किलोमीटर की पैदल यात्रा करवाता है। कारण जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि ये बंदा बच्चों को कुछ सिखा रहा है या फिर सजा दे रहा है। तो आपको बता दूं कि मिस्टर वू अपने बेटे को इस हाइकिंग ट्रिप पर एक इम्पोर्टेंट लाइफ लेसन देने के लिए ले जाना चाहते थे। और जब ये बाप बेटा तैयार हुए तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना अपनी डॉटर को भी साथ ले जाया जाए। दरअसल इनके बेटे को आदत थी कि जब किसी भी काम में उसे थोड़ी सी भी परेशानी आती तो वो उसे छोड़ देता और बहुत जल्दी हार मान लेता था। ऐसे में मिस्टर वू ने सोचा कि ये बेहद लंबी यात्रा उसके बेटे को टफ बनाने का काम भी करेगी और परसिस्टेंस की क्या पावर होती है ये भी समझाएगी। इस पैदल यात्रा के लिए मिस्टर वू ने जो रूट चुना वो था शेंजन। यहाँ वो काम करता था, वहाँ से लेकर अपने होम टाउन चांगशा तक। उन्होंने ज्यादा सामान कैरी नहीं किया। एक 10 किलो का बैकपैक अपने लिए और 5-5 किलो के बैग्स थे दोनों बच्चों के जिम्मे। पहले दिन वो 5 किलोमीटर ही चल पाए, दूसरे दिन 8 किलोमीटर और इस तरह अभ्यास करते करते वो एक दिन में एवरेज 20-22 किलोमीटर कवर करने लगे, जो कभी कभी 35-36 किलोमीटर तक भी पहुंच जाता था। इस पैदल चलने के दौरान जो टाइम मिलता, मिस्टर वो उसे बच्चों को कई रियल लाइफ स्किल्स सिखाने में इस्तेमाल करते। जैसे दोनों को बारी बारी से ट्रिप के एक्सपेंसेस मैनेज करने की जिम्मेदारी मिली, जिसमें उन्हें उनका डेली बजट 450 युआन से ज्यादा नहीं जाने देना होता। शुरुआत में तो उनके बेटे ने स्नैक्स पर बहुत पैसे वेस्ट किए और ओवर स्पेंड भी किया, लेकिन वक्त के साथ वो पैसे को लेकर बहुत एफिशिएंट हो गया। 31वें दिन जब ये तीनों चांगशा रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो मिस्टर वू की वाइफ वहां पर उनका इंतजार कर रही थी, जिनके मुताबिक इस ट्रिप से लौटने के बाद उनके बच्चे टफ हो गए हैं। वो पहले जैसे नखरे नहीं करते और घर के कामों में अपनी माँ की मदद भी करते हैं। तो दोस्तों, एक चाइनीज डैड का अपने बच्चों को सिखाने का ये तरीका आपको कैसा लगा? नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, क्या आपने नोटिस किया है कि हम सबके बचपन में जो मस्त सी खुशबू वाला जॉनसन्स बेबी पाउडर आता था वो अब सुपरमार्केट्स की शेल्फ से गायब हो चुका है और उसकी जगह मामाअर्थ, हिमालय जैसे ब्रांड्स के पाउडर ने ले ली है। तो जो नहीं जानते उन्हें बता दूं कि जॉनसन्स अब ये अपना आइकॉनिक बेबी पाउडर बनाना ही बंद कर चुका है, जिसके पीछे का कारण है इस प्रोडक्ट के चलते कंपनी पर हुए हजारों लॉसूट्स जो सेटल होने का नाम नहीं ले रहे। हाल ही में एक अमेरिकी महिला की मौत पर कंपनी को 8,000 करोड़ का फाइन लगा है। जी हाँ, कैलिफोर्निया यूएस की एक कोर्ट ने जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी को विक्टिम की फैमिली को $966 मिलियन, जो इंडियन करेंसी में होते हैं 8,000 करोड़ रुपए, इतना हर्जाना देने का ऑर्डर किया है। मूर नाम की इस महिला की मौत कैंसर से हुई थी और उसकी फैमिली का आरोप है कि उन्हें ये लाइलाज बीमारी
इसलिए हुई क्योंकि वो एक लंबे वक्त से जॉनसन एंड जॉनसन का बेबी पाउडर इस्तेमाल कर रही थी। कंपनी के लीगल हेड ने इस फैसले को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताते हुए चैलेंज करने की बात तो कही है, लेकिन वो ऐसे कितने ही वर्डिक्ट्स चैलेंज करेंगे। 70,000 ऐसे और लॉसूट्स ऑलरेडी पेंडिंग हैं, जिनमें एलिगेशंस हैं कि इनके टाक प्रोडक्ट्स में टॉक्सिक सब्सटेंस एस्बेस्टोस था, जो ओवेरियन कैंसर और मेसोथेलियोमा का कॉजिंग एजेंट होता है। ये कंपनी अब तक $3 बिलियन या फिर 25,000 करोड़ रुपए का हर्जाना ऑलरेडी भर भी चुकी है, और इसीलिए कंपनी अपना ये प्रोडक्ट बंद करके हेल्थ सेक्टर में मेडिसिन और मेडिकल टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। अब ये सब्सटेंस इनके बेबी पाउडर में था या नहीं, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन 2023 में कंपनी ने अपने इस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी थी और इसे ग्लोबल मार्केट से भी हटा दिया था। ऐसे में पिछले 50-60 साल से क्या हमारे देश के बच्चे भी एक जहरीला कैंसरस बेबी पाउडर लगा रहे थे? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, क्या आपने कभी कोई ऐसी फ्लाइट देखी है जिसमें आलू बिजनेस क्लास से ट्रेवल कर रहा हो, गोभी इकोनॉमी में और शिमला मिर्च ओवरहेड कैबिन में? अगर नहीं तो बता दूं कि इस बरसात के सीजन में हिमाचल के लाहौल स्पीति में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां के किसानों द्वारा उगाई गई सब्जियां जब मनाली रोड तबाह होने के चलते बर्बाद होती नजर आई, तब हवाई जहाज से इन सब्जियों को दिल्ली की मंडी में पहुंचाने का काम किया गया। दोस्तों, बता दूं कि लाहौल स्पीति हिमाचल की सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ के किसान ब्रोकली, आइसबर्ग, लेटस, जुकीनी, मटर और गोभी जैसी कई महंगी और एक्सोटिक सब्जियां उगाने का काम करते हैं, जो अगर मंडी टाइम से ना पहुंचे तो जल्दी ही खराब भी हो जाती हैं। बरसात में चंडीगढ़ मनाली हाईवे कई जगह से टूट गया था, और इसीलिए सब्जियों को एयरलिफ्ट करने का ये फैसला लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इन किसानों की कनेक्टिविटी प्रॉब्लम को समझते हुए लिया था, जिसमें इस ट्राइबल जिले में उगने वाली एक्सोटिक वेजिटेबल्स को स्पेशल कार्गो फ्लाइट्स की मदद से दिल्ली जैसी मेजर मार्केट्स तक पहुंचाने का काम किया गया। अरेंजमेंट्स ऐसी थी कि रोजाना 1 से 1.5 टन वेजिटेबल्स ले एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए उड़ान भरती और फिर देश के बाकी हिस्सों तक पहुंचाई जाती। आंकड़ों के मुताबिक इस दौरान यहाँ से 30 टन से भी ज्यादा सब्जी एयरलिफ्ट की गई, जिसमें फ्लाइट का किराया तो एडमिनिस्ट्रेशन ने दिया, लेकिन ले एयरपोर्ट तक पहुंचाने का ट्रांसपोर्ट खर्च खुद इन किसानों को उठाना पड़ा। फैक्ट नंबर 8। अब दोस्तों, इस पर कई लोग मुझे एंटी फेमिनिस्ट भी कह सकते हैं, लेकिन आप भी जानते होंगे कि आजकल डाइवोर्स लेकर एलिमनी पर ऐश करने का रिवाज सा चल पड़ा है। अब इसमें क्या होता है कि तलाक होने पर पत्नी सीधे पति की आधी जायदाद की मालकिन बन जाती है। वहीं अगर दुनिया में नजर घुमाकर देखेंगे तो आपको ऐसे कई जाने पहचाने सेलिब्रिटीज दिखते हैं जो 1-2 नहीं 4-4, 5-5 शादियां रचा चुके हैं। जैसे ये हॉलीवुड स्टार निकोलस केज, जो 5 बार शादी कर चुके हैं। किशोर कुमार ने भी 4 बार शादी की थी, और हमारे प्यारे संजू बाबा भी 3 बार फेरे ले चुके हैं। तो क्या हर बार जब इन्होंने डाइवोर्स लिया इनकी प्रॉपर्टी आधी हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये अमीर लोग शादी से पहले ही ऐसे लीगल एग्रीमेंट्स पर साइन करवा लेते हैं जिनके चलते तलाक होने की सूरत में उनकी पत्नी उनसे ज्यादा पैसे नहीं मांग सकती। हाल ही में हुई जेफ बेजोस और लॉरेंस सांचेज की शादी इसकी परफेक्ट एग्जांपल है, जिन्होंने शादी से पहले ही इन प्रीनप्टियल एग्रीमेंट्स पर साइन किया है, जो शादी के डिफॉल्ट नियमों को ओवरराइड करके आपको अपनी शर्तों पर शादी करने की आजादी देता है। इसीलिए अगर बदकिस्मती से लॉरेन का भी बेजोस से तलाक हो गया तो कम से कम उन्हें मैकेंजी जैसा मोटा पैसा तो नहीं मिलने वाला, क्योंकि जेफ और मैकेंजी का 2019 में हुआ तलाक आज तक के इतिहास का सबसे महंगा डाइवोर्स सेटलमेंट है, जो रिकॉर्ड शायद ही कोई और बिजनेसमैन तोड़ना चाहेगा। फैक्ट नंबर 9। चैटजीपीटी से अपने ऊट पटांग सवाल पूछते हुए आपने ये कभी नहीं सोचा होगा कि ऐसा करके आप कितना पानी वेस्ट कर रहे हैं। जी हाँ, वही पानी जो दुनिया के कई इलाकों में किसी लग्जरी जैसा है, उसकी बेइंतहा बर्बादी होती है चैट जीपीटी, जेमिनी और ग्रॉक जैसे चैटबॉट्स को चलाते रहने के लिए। नहीं समझे तो अभी समझ जाएंगे। तो होता यह है कि आप जो ये एआई से सवाल पूछते हैं, जानते हैं ये चैटबॉट्स इसका जवाब कहां से खोजता है? इसके पास होता है एक अपना बहुत बड़ा डेटा सेंटर, जिसमें होते हैं हजारों लाखों सर्वर्स, जिसके अंदर स्टोर्ड होता है बेइंतहा डेटा। अब ये सर्वर्स बिजली से चलते हैं और बहुत ज्यादा हीट भी प्रोड्यूस करते हैं। ये जितनी ज्यादा प्रोसेसिंग करते हैं उतने ही गर्म हो जाते हैं, और इन्हें ठंडा रखने के लिए लगातार ताजा पानी का इस्तेमाल किया जाता है, जो रिसाइकल नहीं होता बल्कि भाप बनकर हवा में उड़ जाता है। एआई की बढ़ती डिमांड के साथ दुनिया भर में बन रहे इन डेटा सेंटर्स में पानी की खपत भी बढ़ रही है, और एक एस्टिमेट के मुताबिक ये डिमांड 2027 तक 4.3 से 6.6 बिलियन क्यूबिक मीटर्स तक पहुंच जाएगी, जिसे पूरा करना इस प्लेनेट और उस पर रहने वाले अर्थलिंग्स के लिए मुश्किल होने वाला है। एक एस्टिमेट ये भी है कि एक बार एआई से सवाल पूछने पर लगभग 473 मिलीलीटर यानी कि आधा लीटर पानी खप जाता है, और एक 10 पेज की रिपोर्ट तैयार करनी हो तो 60 लीटर पानी लगता है। इसीलिए दोस्तों, प्लेनेट की फिक्र हो
तो एआई से कम ही सवाल पूछो। और आज फैक्टिफाइड हीरोज में बात करेंगे एक अंडररेटेड एंड फॉरगॉटन इंडियन हीरो की। ये है राधा विनोद पाल, एक इंडियन जज जिन्हें अपने यहाँ तो बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन इनकी जापान में इतनी इज्जत है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ जापान के सामने इनकी मूर्ति लगी है। क्योटो और टोक्यो में इनके नाम की स्ट्रीट्स हैं और टोक्यो की मशहूर यासुकुनी श्राइन में इनको डेडिकेटेड एक पूरा मॉन्यूमेंट तक है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि इन्होंने जापान के लिए ऐसा क्या कर दिया, तो बता दूं कि बात है वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद की, जब टोक्यो में जापान के लीडर्स को उनके एक्शंस के लिए अकाउंटेबल ठहराने के लिए मशहूर टोक्यो ट्रायल्स करवाए गए। इस इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल में 11 जजेस थे, हर एलाइड नेशन से एक, और इंडिया की तरफ से यहाँ गए थे जस्टिस राधा विनोद पाल। जब बेंच के बाकी सभी जजेस जापान के लीडर्स को सजा देने के हक में थे जो उस दौर में सजाए मौत होती थी, तब अकेले जस्टिस पाल ही वो शख्स थे जिन्होंने जापानी लीडर्स और आर्मी ऑफिसर्स को वॉर क्रिमिनल्स डिक्लेयर करने से मना कर दिया। पॉल के इस डिसेंटिंग ओपिनियन ने न सिर्फ कई जापानी लीडर्स की जान बचाई, बल्कि इन लीडर्स को वो मॉरल और लीगल वैलिडेशन भी देने का काम किया जिसकी जापान को उस बुरे दौर में बहुत जरूरत थी। और इसीलिए इनका ये जजमेंट आज भी जापान में बहुत रिस्पेक्ट के साथ याद किया जाता है और उनकी लीगल डिग्री के करिकुलम का हिस्सा भी है। अफसोस की बात है कि इन्हें जापान में तो आज भी याद किया जाता है, लेकिन शायद ही कोई इंडियन होगा जो इनके बारे में जानता भी होगा, इसीलिए इनकी बात करना जरूरी है। तो ऐसे ही और भी अनसंग हीरोज और फैसिनेटिंग इंफॉर्मेशन को सेलिब्रेशन की तरह लाते रहेंगे आपके लिए हर कुछ दिनों में। त्योहारों का मौसम है, तो आप सभी को हमारी टीम की तरफ से हैप्पी दिवाली। छठ पूजा, बिहू, भैया दूज, ये सभी त्योहार आप परिवार के साथ खुशी खुशी मनाएं, हमारी यही दुआ है। तो जल्दी फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। पहली बार ज्वाइन किया है तो सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं और मुस्कुराते रहें, क्योंकि वही सबसे जरूरी है। तो वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।